फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। कबीर मुक्ता को देखकर फौरन दरवाजे की तरफ पलट गया था। मुक्ता ने भी हड़बड़ाहट में साड़ी का पल्लू सीने पर फैलाया था। उसे लगा था कि वो कुछ देर तक पापा मम्मी के पास बैठेगा। साड़ी पहनने की आदत नहीं थी उसे, बहुत उलझन हो रही थी और साथ ही थकावट भी थी। रात को भी कबीर की मौजूदगी में वो बेफिक्री से सो नहीं पाई थी। फिर पूरे दिन ऑफिस में रही तो आराम तो मिला ही नहीं था। वो ऊपर रूम में आ गई थी, वॉच उतार कर रखी थी और बेड पर बैठ गई थी। जल्दी से सेफ्टी पिन निकालकर साड़ी उतारने की कवायद शुरू ही की थी कि रूम में कबीर ने कदम रखा था। उसे ऐसे देखकर वो भी अचकचाकर पलट गया था और मुक्ता भी इस सिचुएशन पर बहुत अपवर्ड फील कर रही थी। 2 मिनट बाद वो उसकी तरफ पलटकर उसके करीब आया था, जिसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो दूसरी ओर मुंह करके सीने पर हाथ रखे खुद को कोसते हुए संभलने की कोशिश कर रही थी। मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा तो नहीं है ना जान? वो उसके करीब आकर उसके सामने पर पीछे से झुककर उसके गाल से चेहरा सटाते हुए और कमर पे हाथ रखकर बोला। वो तो उछल पड़ी थी, वहां से हटना चाहती थी, लेकिन उसकी बाजुओं में घिरे हुए ये मुमकिन नहीं था। पहले से ही घबराई हुई थी और अब तो वो और भी घबरा गई थी। कबीर को रोमांटिक का अंदाज उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। प्लीज छोड़ दीजिए ना मुझे, आप अपनी बात से ऐसे मुकर नहीं सकते, उसने कांपती घबराई आवाज में कहा। मैं कब मुकर रहा हूँ? बेफिक्र रहो, उस हद तक नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन बीबी से थोड़ा रोमांस तो बनता है ना। उसने सरगोशी की। वो कांप गई थी और उसके इस खौफ को कबीर ने साफ तौर पर महसूस किया था। वो तो बस उसे छेड़ रहा था, लेकिन अब उसने फौरन हाथ हटा लिए थे और सीधा हो गया था। मुक्ता, प्लीज डोंट पैनिक, तुम चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, डोर लॉक कर लेना। वो कहते हुए बाहर निकल गया। मुक्ता का दिल किसी एहसास से सिकुड़ा सा था। आज ऑफिस में सबके चेहरों पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। बातें बनाने वालों के मुंह बंद हो चुके थे और अब तो वो उनके लिए रिस्पेक्टेबल पर्सन बन चुकी थी। उसके नाम ने उसे ऐसा मान सम्मान दिया था कि वो एक बार की मुस्कुरा उठी थी और अपने मुस्कुराने पर खुद ही चौंक भी गई थी। और अब जो ये इंसिडेंट हुआ था तो उसे अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ था। रात का खाना सबने बड़े खुशनुमा माहौल में खाया था, हालांकि वो मम्मी पापा से नजरें चुरा रही थी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी कि सुबह जब मम्मी उन्हें बुलाने आई थी तो जो देखा था उसे देखकर वो क्या सोच रही होंगी, और यही सोचकर उसके गाल बार बार दहक उठते थे। खाने के बाद वो रूम में आ गई थी। कबीर अंदर आया तो देखा वो नीचे बिस्तर लगा रही थी। ये बिस्तर नीचे क्यों लगा रही हो? उसने बेड पर बैठते हुए पूछा। मैं यहाँ सोऊंगी। क्यों, बेड पर नींद नहीं आई तुम्हें? आप सोफे पर नहीं सो पाए होंगे ठीक से, इसलिए आप बेड पर सो जाइए और मैं यहाँ सोऊंगी। उसने आराम से नजरें झुकाए हुए कहा और फिर उठकर बेड पर से तकिया उठाने लगी कि कबीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लिया। मुझसे डर लगता है? उसने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं 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 तो। वो उसकी करीबी से नर्वस सी हो गई थी। तो फिर यही मेरे पास सो जाओ, वहां सोने की क्या जरूरत है? बेड काफी बड़ा है, हम आराम से भी सो सकते हैं। उसके लहजे में शरारत थी। नहीं, मैं नीचे ही सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाइए। वो उठने लगी, लेकिन उसने उसे बाजू के घेरे में ले लिया। क्यों, इतना भी भरोसा नहीं है? वो तो वहीं अटका हुआ था। सर प्लीज। वो उसका हाथ झटक एकदम से खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? कबीर भी उठ गया था। सर आप प्लीज ऐसा ना करें, मैं इन सब बातों के लिए जरा भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, लेकिन अब ये सर कहना छोड़ दो। मेरा नाम कबीर है और याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो अब भी मुस्कुरा दिया था और मुक्ता एक बार फिर उलझ गई थी। वो सो गई थी। रात को जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने बदन पर किसी हाथ की छुअन महसूस हुई थी। वह एकदम से नींद से बेदार हो गई। कबीर उसके करीब था, बहुत करीब। वो कुछ करती या बोलती उससे पहले ही उसने अपने होठों से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके बाद उसके जिस्म पर रेंगने लगे। कबीर,
वो उसका हाथ हटाकर पूरी जान से चीख पड़ी थी। मुक्ता, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मुक्ता वो बदहवासी के आलम से चीखती मुक्ता को थाम कर बोला, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ा। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे करीब आने की, मुझे छूने की? किस हक से मुझे किस किया है तुमने? दूर हो जाओ। वो आंखें बंद किए हुए रोते हुए बोल रही थी। वो परेशान हो गया था और उसने करीब रखा पानी का जग उस पर उड़ेल दिया था। उसने एकदम से आंखें खोल दी। ये क्या? वो तो सपना देख रही थी, और वो भी ऐसा कि उसे जी रही हूँ। क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? सॉरी, तुम कुछ सुन नहीं रही थी और ना ही आंखें खोल रही थी, इसलिए पानी डालना पड़ा। उसने गहरी नजरों से उसे देखा। आंचल भीग कर सीने से ढलकने लगा था। भीगे कपड़े बदन से चिपक गए थे। मुक्ता उसकी नजरें महसूस कर जल्दी से उठी थी और कपड़ से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई थी। वो आई तो सूट की जगह येलो कलर की साड़ी पहनी थी। चेहरा धुला हुआ था। वो उसे नजरों से ही प्यार किए जा रहा था। यहीं आ जाओ, बिस्तर गीला हो गया है, उसने कहा तो वो बेड के किनारे पर बैठ गई। उसने साड़ी से खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था। वो उसे देख धीरे से मुस्कुरा दिया। तो अब मुझे अपने सपनों में बुलाने लगी हो तुम? और मैंने तुम्हें किस किया? वो उसकी ओर देखकर बोलकर मुस्कुराया। आपको किसने? वो हैरत से बोलते बोलते चुप हो गई और घबराकर खड़ी हो गई। वो हंस दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठाने लगा तो हाथ से पकड़ा आंचल छूट गया और ब्लाउज के डीप गले से उसकी पीठ पर लगा कोई निशान नजर आने लगा। मुक्ता ने साड़ी से जल्दी से कवर किया। कबीर का चेहरा पल भर से गंभीर हो गया था। उसने मुक्ता को बेड पर बैठाकर एक बाजू से कवर किया और दूसरे हाथ से उसकी साड़ी हटाने लगा। वो एकदम से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने आंचल नहीं छोड़ा। नहीं सर, प्लीज नहीं, वो इल्तिजाई लहजे में बोली। मुक्ता, मुझे देखना है। सर नहीं, छोड़िए। लेकिन उसने एकदम से साड़ी हटा दी थी। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। कबीर की उंगलियां उस पर फिसलने लगी थी। ये क्या है मुक्ता? वो खामोश थी, लेकिन आंखें नम होने लगी थी। वो खुद को कहीं छुपा देना चाहती थी, जहां कोई उसे न देख पाए। कबीर के सामने कमजोर पड़ना उसे मंजूर नहीं था। कैसे हुआ ये सब? क्या वो तुम पर हाथ उठाता था? मुक्ता, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुक्ता ने उसके धुआं धुआं चेहरे की ओर देखा और फिर फैसलाकुन अंदाज में बेड से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई और कबीर के सामने अपने माँ जी के वर्क पलटने शुरू कर दिए। गौतम और मीरा के छोटे से आशियाने में ढेर सारी खुशियां आ गई थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि मीरा माँ बनने वाली है। मीरा से गौतम ने सबकी नाराजगी मोड़ लेकर शादी की थी। वो अनाथ थी, लेकिन बहुत प्यारी, मिलनसार और अच्छे सलूक वाली थी। गौतम के माता पिता भी नहीं थे और बड़े भाई सिद्धांत, भाभी निशा इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि भाभी अपनी बहन रागनी से गौतम की शादी कराना चाहती थी, लेकिन उसने मीरा से शादी कर ली। इसके बाद मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। जो भी हो, गौतम और मीरा अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। बस कभी कभी मीरा को दुख होता था कि उसके कारण भाई भाभी गौतम से दूर हो गए हैं। और फिर उनकी जिंदगी में उनकी बेटी आई, जिसे उन दोनों ने नाम दिया मुक्ता। उसके जन्म के बाद तो उन दोनों की दुनिया पूरी हो गई थी, लेकिन बदनसीबी कब दबे पांव आकर तमाम खुशियां छीन ले, पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन मीरा मुक्ता को पड़ोस में छोड़कर सामान लेने गई थी, तो उसकी लाश ही वापस आई। किसी कार ने उसे इस तरह टक्कर मारी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसकी मौत से भाई भाभी ने मिलना शुरू कर दिया था। मुक्ता का वास्ता देकर निशा गौतम को दूसरी शादी के लिए तैयार करती रहती, लेकिन वो हमेशा टाल जाता। फिर भी निशा ने हिम्मत नहीं हारी थी और रागनी को मुक्ता की देखभाल के लिए बुला लिया था। रागनी का उसके लिए लगाव और प्यार देखकर गौतम ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और जल्दी ही रागनी मुक्ता की माँ बनकर उस घर में आ गई थी। शादी के 7 माह बाद ही रागनी की गोद में भी एक बेटी आ गई थी, जिसका नाम उसने कामनी रखा था। अब रागनी का मुक्ता के लिए रवैया बदल चुका था और सौतेली माँ के साए तले मुक्ता बड़ी होने लगी। वक्त बीतने लगा और जब मुक्ता ग्रेजुएशन और कामनी 12th में थी, गौतम भी एक दिन हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़ गए। रागनी, जो गौतम के होते मुक्ता से ज्यादा मिसबिहेव नहीं कर पाती थी, अब उसे रोकने वाला कोई ना था। और रागनी ने एक दिन मुक्ता को बताया कि उसका रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते उसकी शादी है। उसने दबे लफ्जों में इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। निशा के होते सिद्धांत भी कुछ न बोल पाए और मुक्ता को उससे 10 बरस बड़े मानो से ब्याह दिया गया। मानो की शादी में उसके 2-4 दोस्त ही आए थे और कोई रिश्तेदार नहीं था।
जब मुक्ता मानो के साथ अपनी ससुराल पहुंची तो मानो के मम्मी पापा को देख बहुत हैरानी हुई, लेकिन मानो ने उसे कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर बैठी मुक्ता ने जो सुना उसका दिल बंद होने लगा था। वो एक नरक से निकलकर दूसरी जहन्नुम में आ फंसी थी। मानो मानसिक रूप से बीमार था। उसे दूसरों की तकलीफ देने से सुकून मिलता था। वो माँ बाप से दूर दूर रहता था, बात नहीं करता था। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वो ऐसा होगा, लेकिन शाम होते होते उसका बहसीपन बढ़ने लगता था। यही वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी नहीं की थी और यही बात उसे खुद से मुक्ता से शादी करने की वजह बन गई थी। रात के जाने किस पहर में वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। शराब की बदबू से मुक्ता का सर चकरा गया था। वो घबरा गई थी। इस वक्त मानो लाल लाल आंखों वाला डरावना राक्षस लग रहा था। महज 19 साल की उम्र में उसे ऐसे जानवर के साथ बांध दिया था रागिनी ने, क्योंकि उसे उससे नफरत थी। उसने दरवाजा बंद किया और मुक्ता की तरफ बढ़ा। वो उसके तेवर देखकर कांप उठी थी। आह! दर्द से मुक्ता की आह निकल गई। मानो ने उसके बाजुओं में अपनी उंगलियां गड़ाकर खड़ा कर दिया था। क्या नाटक कर रही है? ऐसी छुई में बनने की जरूरत नहीं है। चल कपड़े उतार और बिस्तर पे बिछ जा। उसकी फहस बातें उसके कानों में नस्तर की तरह चुभी थी। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन उससे पहले ही उसने उसे थाम लिया और उसके चिल्लाने और इल्तिजा को दरकिनार करते हुए बिस्तर पर पटक दिया। बाहर से सारिका और योगेश जी दरवाजे को पीटते हुए उसे मुक्ता को छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बहसी जानवर बन चुका था और कुछ ही देर से मुक्ता की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। वो दोनों रोते हुए दरवाजे पर ही बैठ गए थे और अंदर उसका तकलीफ देने का मशगला जारी था। थक हार कर सारिका जी योगेश जी को दूसरे कमरे में ले गई थी कि मुक्ता की चीखें अब रुक चुकी थी। मानो जबरदस्ती उसे रौंद कर नशे में चूर सो चुका था। उसने अपने कुचले मसले वजूद पर एक निगाह डाली और दर्द से बेहाल लहू से रंगी हुई कपड़ों को समेटते हुए उठ गई। लंगड़ाते हुए उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सारिका जी भाग कर आई थी और उसकी हालत पर रो पड़ी थी। उन्होंने उसकी जख्म जख्म वजूद को संभाला और गर्म पानी करके उसे बाथरूम में ले गई। ये कोई एक रात की बात नहीं थी। वो जिस दिन भी घर आता उसे मन भर कर रोता था और मारता पीटता भी आम बात थी। योगेश जी बीमार थे और सारिका जी कमजोर। वो खुद भी इतनी टूट चुकी थी कि सब सहने को ही उसने अपनी किस्मत मान लिया। एक बार पुलिस स्टेशन भी गई थी, FIR कराई, लेकिन उसने पैसा खिलाकर केस दबा दिया और फिर इसका हर्जाना सूद समेत उससे वसूल किया। जब इतनी तकलीफ देने पर भी मन नहीं भरा तो वो उसे सिगरेट से दागने भी लगा था। उसकी चीखें चिल्लाना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसे सुकून पहुंचाती थी। वो नाम का ही मानव था, वरना दानों से कम तो नहीं था। हाँ, वो नौकरी करता था और घर खर्च चलाता था। हफ्ते में 1 या 2 बार आता था। शादी के बाद मुक्ता के घर वालों ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा था। शादी को 7 महीने हो गए थे और मुक्ता को एहसास हुआ कि एक और वजूद उसके अंदर सांसें लेने लगा है। उसे लगा कि अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कोई भी इंसान कैसा भी हो, अपनी औलाद से तो मोहब्बत करता ही है। वो खुश थी। उस रोज उसके आने से वो डरी सहमी नहीं और ना ही उसके बुलाने पर जाने में कोई आनाकानी की। वो उसे एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी और जब उसने बताया था तो वो खुश होने के बजाय आग बबूला हो गया था। ये फालतू की झंझट नहीं चाहिए मुझे, इसे खत्म करा देना। चल अब जल्दी आ, कहते हुए वो उसे बिस्तर पर आने का इशारा करने लगा। पहली बार मुक्ता ने उसे इनकार कर दिया था कि डॉक्टर ने अभी एहतियात करने के लिए कहा था। साली मुझे मना करती है? मुझे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? इस आजन्मे पिल्ले के लिए मुझे ठोकर मारती है? आज तुझे मैं बताता हूँ। वो उसकी तरफ झपटा। मुक्ता ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पर जैसे भूत सवार था। उसने उस रात बहसीपन की तमाम हदें पार कर दी और अपनी भूख शांत करने के बाद उसे ठोकरों से बेतहाशा मारा, इतना कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया और जिंदगी को जीने का इरादा भी। उसके बाद जब वो आया तो खुद को बचाने के लिए गलती से उसे ऐसा धक्का लगा कि कृष्ण जी की भारी मूर्ति उसके सर पर आ गिरी और उसकी मौत हो गई। ऐसे में मम्मी पापा ने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया। पुलिस मुझे ले गई, लेकिन मम्मी पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी गहने बेच करके अच्छा वकील किया और मुझे जेल जाने से बचा लिया। उसके बाद से हम बस एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। मैंने कई जगह नौकरी की, लेकिन चंद महीनों में ही किसी न किसी तरह मेरे कातिल होने की सब खबर उनको लग जाती
और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, और फिर आपकी फर्म में मुझे जॉब मिली और आगे का सब कुछ तो आप जानते ही। वो खिड़की से बाहर देखती हुई बोल रही थी। तमाम बात बताने के दरमियान उसने एक मर्तबा भी कबीर की जानिब नहीं देखी। इस वक्त वो अपने जख्म उधेड़ रही थी, खुद ही खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी, और इस चीज के कारण आंखें झमाझम बरस भी रही थी। लाज शर्म के कारण जो वो नहीं भी बताना चाहती थी, आज सब बोल दिया था। उसने बात खत्म करके आंखें रगड़ डाली थी और चुप होकर खड़ी हो गई। कबीर की आंखों में भी नमी आ गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कितना कुछ सहा था उसने, और अब जब सब कुछ मालूम हुआ था तो उसकी दिमागी हालत का अंदाजा उसे होने लगा था। सच था कि उसका भरोसा उठ जाना था शादी जैसे रिश्ते से, पति नाम के एहसास से। उसे तो सुनकर चंद मिनटों में इतना दुख हुआ था, और उसने तो 7 महीनों तक सहा था ये सब। उसका दिल उसके दुख से भर गया था। वो उठकर उसके करीब आया और धीरे से उसके साने पर हाथ रखा। ये तमाम चोट के निशान उसी की देन है। उम्मीद है अब आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, उसने उसका हाथ हटाते हुए कहा, और कमरे से निकल गई। इस वक्त वो अकेली रहना चाहती थी। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ और बोल या सुन सके, इसलिए छत पर चली आई। ठंडी बहती हवा ने जैसे उसके जख्म सहला दिए थे। वो वहीं रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और आंसुओं को अपने अंदर उतार लिया। कबीर पीछे खड़ा उसे देख रहा था और उसके दुख को महसूस कर रहा था। ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द और वीरान जिंदगी की उसने तो कल्पना ही भी नहीं की थी। उस दिन के बाद कबीर ने उसे परेशान करना छोड़ दिया था। वो उसे अपनी निगाहों में रखता जरूर था, लेकिन उसे महसूस ना हो इस तरह से। मम्मी पापा के सामने वो दोनों ही नॉर्मल बिहेवियर रखते थे। मुक्ता ने भी उसके ऐसा रहने पर चैन की सांस ली थी। कबीर, बेटे तुम दोनों अभी तक कहीं घूमने नहीं गए, हनीमून पर कब जाने का सोचा है? योगेश जी ने पूछा। वो लोग रात का खाना खा रहे थे जब योगेश जी ने पत्नी के इशारा करने पर पूछा था। मुक्ता ने चेहरा छुपाने के लिए खुद को प्लेट पर झुका लिया था। खाना सर्व करते रघु काका मुस्कुरा उठे थे, और कबीर, उसे तो खाना खाते खाते खांसी आ गई थी। रघु काका ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया था। मुक्ता ने नजर नहीं उठाई थी। वो पापा, दरअसल ऑफिस में बहुत काम है, अभी फिलहाल तो जाना मुमकिन नहीं है। थोड़ा चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए तो देखते हैं, उसने बहाना बनाया। ये काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, लेकिन गुजरे दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। यही यादें तो रह जाती हैं, फिर साथ रहोगे तो प्यार और गहरा होगा। सारिका जी ने गहरी नजरों से मुक्ता को देखा था। कबीर ने ये देखा और बात बना दी। वो समझ गया था कि मम्मी को अभी भी उनके रिश्ते पर शक है, और ये शक पिछले कुछ दिनों में गहरा हुआ है। क्या ख्याल है जान, कहाँ जाना है हनीमून पर? मैं सोच रहा हूँ सर्दियों में किसी पहाड़ी जगह पर चलेंगे, जहाँ गिरती हुई बर्फ में हम तुम नज़ारों में खो जाएंगे। वो जो पानी लेने किचन में आई थी, कबीर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए खुद से करीब करते हुए कहा, और साथ ही मम्मी के आसपास होने का इशारा भी किया। लेकिन वो इस सदमे से अभी उबरी ही नहीं थी कि कुछ समझ पाती। आप, क्या आप अब एक अच्छी बीवी की तरह मेरी इस बात को भी मान लो, उसने उसे देखते हुए कहा। वो रेड बॉर्डर की वाइट सिल्क की साड़ी में थी। इस वक्त उसकी बाहों में उसकी नजदीकी उसे नर्वस कर रही थी। साथ ही मानो की नजदीकी भी उसे याद आने लगी थी। वो समझ गया था कि अब वो चीखने वाली है। मम्मी जो आस पास ही थी, उनके सामने उसका ऐसे चिल्लाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए उसे मम्मी के नजदीक होने का बताया। वो सूरते हाल समझकर धीरे से सर हिलाने लगे थे। मम्मी को लगा कि वो उस पर झुका हुआ है, और वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए चली गई थी। लेकिन अभी भी मुक्ता का कुछ न बोलना उनके जहन में खटक रहा था। उसके जाने के बाद वो अलग हुआ। आप दूर रहकर भी बात कर सकते थे, उसने थोड़ा खफगी से कहा। हाँ, ताकि मम्मी को शक करने की एक और वजह मिल जाए। थोड़ा मुस्कुराकर कोई रोमांटिक जुमला बोल देती तो सब ठीक हो जाता, उसने उसे देखते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से दमक उठा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल बेईमान होने लगा था। वो उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, उसके नर्म होठों को चूमना चाहता था, उसको अपने प्यार से सरोबार कर देना चाहता था। लेकिन आपने हाथ से मेरा मुंह क्यों बंद किया? वो बोली। गलती हो गई यार, हाथ से नहीं, होठों से बंद करना था। वो उसकी आंखों में देखकर सोखी व शरारत से मुस्कुराया। उसने नाराजगी से कबीर को देखा और बेडरूम की जानिब चल दी।
कबीर भी उसके पीछे बालों में हाथ फेरते हुए चल दिया। दूर खड़ी सारिका जी की नजरें किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा दी। मुक्ता, यहाँ बिस्तर रहने दो वहाँ, वो किसी जज्बे के तहत बोला। उसे मुक्ता मलिक से मुक्ता कबीर सिंह बने हुए 2 महीने हो चुके थे। आज भी दोनों में वही फासले थे, वही दूरियां थी। मुक्ता उस पर इतना यकीन तो करने लगी थी कि वो उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। वो बेफिक्र होकर अब रूम में सो जाती थी। उस रोज भी हमेशा की तरह वो कबीर के बाद रूम में आई थी और नीचे बिस्तर लगाने लगी थी जब कबीर ने उसे रोक दिया था। जी, वो बेड के करीब आकर खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि कोई जरूरी बात करनी है। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया था। उसका सरापा ब्लू और फिरोजी कलर में खूबसूरत लग रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके बाल खोल दिए। वो एक बार को सुंदर सी हो गई थी। उसकी नजदीकी उसे नर्वस तो कर रही थी, लेकिन बुरी नहीं लग रही थी। उसकी तरफ नजरें उठाई तो उसकी निगाहें उसकी ब्राउन आंखों में उलझ कर रह गई। वो नजरें झुकाना भूल गई थी। वो निगाहों में जज्बों की चिराग जलाए उसे मोहब्बत से निहार रहा था। अगले ही लम्हे उसका हाथ उसकी कमर पर था और उसने उसे करीब कर उसके माथे को चूम लिया था। उसकी नजरें झुक गई थी, शर्म से गाल दहक उठे थे। उसने उसके चेहरे को हथेलियों में भरकर ऊपर किया और उस पर झुकने लगा। मुक्ता को उस पल उसके चेहरे में मानो का अक्स उभरता दिखाई दिया। पल भर में खौफ की लहर उसे कपा गई थी। वो कांपने लगी थी, सांसें भारी हो गई थी, जिस्म अकड़ने लगा था। कबीर ने उसकी यह हालत देखी तो उसे जल्दी से बाहों में भरकर बेड पर लिटाया और उसकी हथेलियों को सहलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो देखा वो उसका सर गोद में रखे हुए था और उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और वो उठने लगी थी, लेकिन उसने उसे लेटने के लिए कहा। तुम आराम करो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। सॉरी, मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने माजरत करते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर कहा और उठ गया। मुक्ता ने आंखें बंद कर ली। कभी लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाकर बेड के दूसरे किनारे पर लेट गया था। मैं अपनी हद को बरकरार रखूंगा, तुम प्लीज रिलैक्स होकर सो जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम वहां सोती हो, उसने धीरे से कहा और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। उसने पिछले 2 महीनों में कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की थी। कभी उसे कोई ताना नहीं दिया और कभी अपनी मर्दानगी को उस पर लादने की कोशिश भी नहीं की। वो उसे बहुत प्यार और हिफाजत से रखता था, मानो वो कोई अनमोल कीमती चीज हो। आज पहली बार उसने उसके इतने करीब आने की कोशिश की थी और ये नजदीकी, ये करीबी उसका हक थी। लेकिन वो वो तो अपने अतीत को पीछे छोड़ ही नहीं पा रही थी। शर्मिंदगी और दुख आंखों से आंसू की सूरत विसकर तकिए में जज्ब होने लगा था। हालांकि आज भी उसने उससे कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि खुद ही बिना गलती के माफी मांगी थी। उसकी खामोशी, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर मुक्ता को अपनी नजरों में छोटा महसूस करा रही थी। वो जाने कैसी आग में सुलगने लगी थी। वो अगर जबरदस्ती करता, उसे कुछ बुरा कहता, पिछली जिंदगी को दोहराता, किसी और मर्द के साथ गुजरे लम्हों के ताने देता, तो शायद वो इतना गिल्ट फील नहीं करती। लेकिन उसका बड़प्पन उसे साल रहा था। मुक्ता धीरे धीरे कबीर पर यकीन करने लगी थी। एक ही कमरे में एक ही बेड पर रहते हुए भी उसने कभी उसे छूने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन उसकी आंच देती निगाहों की तपिश वो महसूस करती थी। वो उसके साथ नॉर्मली अब कभी कभी बात कर लेती थी, साथ में मार्केट चली जाती, मंदिर हो आती। कबीर की मोहब्बत को ना चाहते हुए भी वो महसूस करने लगी थी और दिल उसकी ओर खींचने लगा था। उस रोज भी ऑफिस के बाद वो कबीर के साथ मॉल में थी। सर्दियों का आगाज हो चुका था तो मौसम के लिहाज से कपड़े खरीद रही थी। उसे स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर कबीर के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसे कहना चाहती थी लेकिन हिचक रही थी। सुनिए, आप ये ट्राई कीजिए, वो धीरे से ब्लेजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कबीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर ब्लेजर ले लिया। वो बहुत खुश था। आज पहली बार मुक्ता ने खुद से उसे कुछ कहा था। वो दोनों काउंटर पर थे जब किसी ने मुक्ता को आवाज लगाई थी। ये रागनी और निशा थी। मुक्ता एक बार की उन्हें देखकर शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें नमस्ते करने के बाद कबीर से मिलवाया था। वो दोनों हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। मानो कहाँ है? तुम्हारी शादी तो मानो से हुई थी, फिर ये कैसे तुम्हारा पति हो गया? निशा ने कबीर का लिहाज नहीं किया और उसके सामने ही पूछ बैठी।
मुक्ता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब उससे नहीं दिया जा रहा था। वो बेचैन और बेबस सी खड़ी थी। कबीर जो बिलिंग करवा चुका था उसके करीब आया और एक हाथ से उसे हिसार में ले लिया, मानो अब इस दुनिया में नहीं है। अब मुक्ता मेरी पत्नी है। दुनिया में किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। कुछ लोग खुशियों को भी अपने लालच और खुदगर्जी की वजह से दुख में बदल देते हैं, तो कुछ लोग जिन्हें जबरदस्ती नरक में धकेला जाता है उनके लिए ऊपर वाला खुशियों का रास्ता निकाल देता है। वैसे आप लोग कभी समय निकाल कर घर आइएगा, उसने गंभीर लहजे में कहा और उन्हें घर आने का इनविटेशन देकर कार्ड उनके हाथ में थमाते हुए उनसे विदा लेकर मुक्ता को अपने बाजू में घेरे हुए बाहर निकल आया। वो अभी भी हौले से कांप रही थी। निशा की मक्कार तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो कभी उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए कभी उस घर में नहीं गई थी जहाँ उसके माँ बाप का कभी बसेरा हुआ करता था, जहाँ उनके साथ की यादें बिखरी हुई थी। वो पुरानी यादों में खोई हुई खिड़की से बाहर नजर जमाए बैठी थी, जबकि उसे नजर कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में कबीर ने गाड़ी रोकी तो वो चौंक कर सीधी हुई थी। घर कब आ गया मालूम ही नहीं हुआ था उसे। उसने नीचे उतरकर अंदर कदम बढ़ा दिए। वो भी तेजी से उसके पीछे गया था। ये क्या हिमाकत है। वो जो अंदर कमरे में आकर बामुश्किल रोके हुए आंसू बहाने लगी थी। कबीर की आवाज पर और भी सर झुक गई थी। लेमन कलर की साड़ी में उसका दिलकश सरापा हौले से कांप गया था और कबीर ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया था। उसने जरा भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो और भी उससे चिपक गई थी। चंद लम्हों बाद उसकी सिसकियां थम गई थी। कबीर ने उसकी भीगी पलकें चूम ली थी। उसने एकदम से नजर उठाकर उसे देखा। उसकी ब्राउन आंखें उसी पर जमी थी। वो बेध्यानी में मुंह खोले उसे देखती रही। सुर्ख सफेद चेहरे पर जगमगाती आंखें, धीमी सी मुस्कान लिए हॉट डार्क ब्राउन बालों और आंखों में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसके मजबूत बाजुओं में वो अभी भी थी। वो कबीर को मदहोशी के आलम में देखे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन दोनों को होश में ला दिया था। मुक्ता जल्दी से अलग हुई थी और वो बालों में हाथ फेरता हुआ दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया था। पीछे वो शर्म से सुर्ख चेहरा लिए खड़ी थी। वाह, क्या ठाठ है इसके। उनके वहमो गुमान से भी मुक्ता की ऐसी जिंदगी नहीं थी। रागिनी और निशा आज रश्मिता, निशा की बेटी के साथ मुक्ता से मिलने आए थे। रश्मिता अपनी माँ और मासी कम चाची की सोच से मिलती हुई सोच रखती थी, इसलिए वो भी जलन की खुमार में उससे मिलने पहुंच गई थी। सारिका और योगेश जी रघु काका के साथ घर पर थे और रोज की तरह मुक्ता और कबीर ऑफिस गए हुए थे। कबीर का खासा खूबसूरत और बड़ा घर देखकर उनकी आंखें फैल गई थी। सारिका जी ने मुक्ता का मायका होने के मद्देनजर उनके लिए खासा एहतमाम किया था। नाश्ते पर हाथ सावत करते हुए उनकी नजरें घर का जायजा ले रही थी। सारिका जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी नजरों का लालच उन्हें कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। तभी मुक्ता और कबीर ने अंदर कदम रखा था और बेखास्ता सभी की निगाहें उस जानिब उठ गई थी। कबीर की जानिब उठी रश्मिता की निगाहें उस पर जैसे चिपक कर रह गई थी। उसका दराज कद, डार्क ब्राउन बाल और आंखें सुर्ख सफेद रंगत, मजबूत जिस्म, बेशक वो लाखों में एक था। उसकी पर्सनालिटी अपनी ओर खींच लेने वाली थी। रश्मिता के दिल में एक हुक सी उठी थी। उसने दूसरी नजर बेमन से मुक्ता पर डाली और चौंक गई। ये वही थी जिसकी तरफ देखना भी उसे तौहीन लगता था। बचपन से लेकर उसकी शादी होने तक उसने उसे सिर्फ हकीर जाना था। वो भी हमेशा दबीसी सादे पुराने या सस्ते कपड़ों में उसकी तवज्जो से दूर रही थी। आज इस वक्त ब्लैक ब्लाउज पर डिजाइनर टील कलर की प्लेन साड़ी पहने हुए उसके हम कदम थी। उसका गेहुआ रंग आज दमक रहा था। वो काजल और हल्की सी लिपस्टिक में ही बेहद हसीन और पुरवकार लग रही थी। वो दोनों उन सबसे मिले थे और मुक्ता का दिल उन्हें देखकर बैठने लगा था। वो लोग सबसे मिलकर चले गए थे। इस बीच मुक्ता ने ये बात खास तौर पर नोट की थी। रश्मिता हद से ज्यादा कबीर की तरफ मुतवज्जह दे रही थी। तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। रश्मिता आज भी उनके घर आई हुई थी। वो इस एक हफ्ते में तीसरी मर्तबा घर आई थी। घर में सभी को उसका आना बहुत awkward लग रहा था और सबसे ज्यादा मुक्ता को, कि वो जब भी आती बस कबीर के ही आगे पीछे घूमती रहती थी। आज भी वो उसी से बातें कर रही थी और मुक्ता उसे देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। भला क्या जरूरत है कबीर को उस दिन अपना पता देने की। बिजनेस स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जब पता चला कि दुनिया में पैसे और पैसे वालों को ही तवज्जो दी जाती है और कड़कों को बेवकूफ़ बनाया जाता था,
तो सोचा देखते हैं पैसे में आखिर ऐसा होता क्या है, और यकीन मानो कुछ भी नहीं होता है। कबीर के अंदाज में कड़वाहट और नजरों में रश्मिता के लिए हिकारत थी, लेकिन वजह ही उसने आराम से कहा था। मुक्ता उनके लिए स्नैक्स और चाय ले आई थी। रश्मिता पर कबीर के अंदाज का जरा भी असर नहीं था। वो इधर उधर की बातें कर कबीर का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी थी। मुक्ता ने पहली बार उसका जायजा लिया था। वो स्लीवलेस वन पीस पहनी हुई थी, जिसमें उसके बाजुओं के साथ साथ घुटनों से काफी ऊपर तक भी खुला हुआ था। मेकअप सलीके से किए हुए अपने शोल्डर कट बालों को आधा से झटकते हुए वो बहुत मादक अंदाज में बार बार मुस्कुरा और हंस देती थी। कबीर भी उससे बातें कर ही रहा था। उसे वहां अपना आप बहुत मिसफिट सा लगा। घर आने के बाद वो रोज की तरह सादे से कपड़े पहने हुए थी। वो वहां से उठ गई थी। कबीर और रश्मिता ने एक बार उसे देखा था और रश्मिता फिर से कबीर से कुछ पूछने लगी थी। उसने सीढ़ियां चढ़कर एक बार उन्हें पलट कर देखा और फिर कमरे में आ गई। जाने क्यों मन में कुछ दरकता सा महसूस हुआ था। तुम वहां से क्यों चली गई थी शाम को? कबीर ने उसके करीब आकर कहा तो वो एकदम से चौंक गई थी। रात का खाना खाकर वो छत पर गई थी। शाम से ही उसके दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। यहाँ वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी उसे कबीर के आने का पता नहीं चला था। अब जो वो उससे मुखातिब हुआ तो वो चौंक गई थी। बस ऐसे ही उसने कहा, लेकिन लहजा उदासी में डूबा हुआ था। तुम्हारी बहन है और तुम ही वहां नहीं रुकी? एनीबे, यहाँ क्या कर रही हूँ? उसने उसके सलोने मुखड़े को निगाहों में समाते हुए कहा। कुछ भी नहीं। वो निगाहें झुकाए खड़ी थी। कबीर को उस पर बेतरह प्यार आया था। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर खुद से करीब कर लिया था। सर, ये, वो बौखलाहट से बोली। फिर से वही? क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? अब पति पत्नी हम सिर्फ दुनिया की नजरों में हैं। इस रिश्ते की असलियत आप भी जानते हैं और मैं भी। यहाँ हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वो बेचैनी से बोली। कबीर के हाथ उसकी बाहों पर कस गए थे। वो उसे जितनी ढील दे रहा था, वो उसका उल्टा ही मतलब निकाल रही थी। क्या असलियत है हमारे रिश्ते की? उसने अपनी आंखें उस पर जमा दी थी। मुक्ता ने उसकी तरफ देखा। वो अलग ही अंदाज में था, थोड़ा गुस्सा और थोड़ी सी झुंझलाहट। वो पल भर के लिए सटपटा गई, फिर खुद को संभाल लिया। आप जानते हैं कि हम में कितने फासले हैं, और ये, वो आगे कुछ भी ना कह पाई थी। कबीर ने अपने दहकते होठों से उसके मुलायम लबों को आगोश में ले लिया था। ये इतना अचानक था कि वो समझ ही नहीं पाई। फिर उसने खुद को अलग करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे बाहों में भरा हुआ था। चंद लम्हों में ही जैसे सदियों का फासला सिमटा था। उम्मीद है आइंदा से तुम्हें हमारा रिश्ता और इसकी असलियत भी याद रहेगी, उसने उसे देखते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पलके झपकाकर खुद को संभालना चाहा, लेकिन नाकाम रहने पर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी मासूमियत ने पल भर में उसका गुस्सा शांत कर दिया था, और उसे एहसास हुआ था कि जाने वो इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार भी थी या नहीं। वो कुछ कहता उससे पहले ही वो भागकर नीचे चली गई थी, और उसके सोने के बाद ही वो किसी वक्त बेडरूम में आई थी। उस दिन के बाद वो उससे नजरें चुराती थी। सामने भी पड़ती तो बिना उसकी ओर देखे बात करती, और रात में उसके सोने के बाद ही कमरे में जाती। दिल उसे देखकर अजीब अंदाज में धड़कता था। वो उससे नाराज होना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश रहती थी उसकी। कबीर उसकी ये सब कोशिशें भी देख रहा था और समझ भी रहा था। जब कभी नजरें मिलती भी थी, उसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ जाती थी, जो उसके लबों पर मुस्कुराहट ला देती थी। वो खुद भी उन पलों के शहर में अक्सर खो जाता था। लेकिन उस दिन के बाद उसने उसे कभी सर कहकर मुखातिब नहीं किया था। इनफैक्ट उसने उसे मुखातिब ही नहीं किया था। उन्हीं दिनों मम्मी ने पापा के साथ बद्रीनाथ जाना तय किया था। रघु काका भी उनके साथ जाने को तैयार थे। उसने एक दो बार सारिका जी से पापा की तबीयत को लेकर रुकने को कहा था, लेकिन उनका इरादा पक्का था और वो लोग आज शाम से निकल गए थे। अब बस वो और कबीर दो ही घर में थे। अब उसकी नजरें थी और मुक्ता का घबराया सरमाया सा वजूद। उसकी शरारतें उरूज पर थीं। वो जानबूझकर उसे छेड़ने वाले गाने गुनगुनाने लगता था, और उसके गालों के बदलते रंग पर मोहब्बत से उसे देखकर मुस्कुरा उठता था। लेकिन इस खूबसूरत मोहब्बत में ग्रहण बनकर रश्मिता का वजूद फिर उस घर में चला आया था। मुक्ता, तुम कुछ बना दो यार, अच्छा सा स्पाइसी सा। तब तक मैं और कबीर बात कर रहे हैं, रश्मिता ने कबीर के करीब बैठी मुक्ता से कहा। मुक्ता का मन जरा भी नहीं था उसे कबीर के साथ रहने देने का। वो उसकी जलनखोर निगाहों को देख रही थी, और अस्मिता का मन नहीं था कि वो उसके और करीब के दरमियान बैठे।
वो बस कबीर का साथ चाहती थी। उसका स्टेटस और कामयाबी उसे लुभा चुके थे। क्या लेंगी आप? उसने पूछा। ऐसा करो, चिली चिकन बना लो, उसने सोचकर जवाब दिया कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था। मुक्ता ने एक तंजिया नज़र उस पर डाली और मोबाइल पर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और वहीं बैठी रही। रश्मिता ने कुछ देर तक उसके उठने का इंतजार किया, लेकिन जब वो वहीं बैठी रही तो वो झुंझला गई। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? बना दो, मुझे भूख लगी है, उसने कहा। कबीर समझ रहा था कि मुक्ता जाना नहीं चाह रही है, लेकिन वो आराम से बिना कुछ कहे बैठा रहा। यूं भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने का हौसला उसमें होना चाहिए। अब डरना किस बात का? दीदी, आप परेशान मत हो। जितना टाइम मुझे बनाने में लगता, उससे भी कम टाइम में आ जाएगा आपका चिली चिकन, उसने आराम से रश्मिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। कबीर को खामख्वाह खांसी आ गई थी। थोड़ी देर में ही ऑर्डर आ चुका था और रश्मिता का चेहरा देखने लायक था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुक्ता को उठाकर बाहर फेंक दे। कहाँ से ऑर्डर किया यार? इट्स वेरी टेस्टी। क्यों रश्मिता? कबीर ने जानबूझकर रश्मिता से पूछा और मुक्ता को मन ही मन शाबाशी दी। रश्मिता से कुछ कहते नहीं बना था। तुम रश्मिता से खौफ खाती हो? उसने डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाते हुए मुक्ता से पूछा। नहीं। वो पल भर को रुकी और फिर नजरें बगैर उठाए कहा, फिर उसे छोड़कर क्यों नहीं गई? वो मुस्कुराहट होठों में दबाए था। मुझे उसके इरादे से खौफ आता है। इस बार भी उसने प्लेट पर झुके हुए ही जवाब दिया था। और उसके इरादे क्या हैं? बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा। तो अभी बता दो कि मैं बाखबर हो जाऊं। कुछ बातें बगैर बताए महसूस की जाती हैं। कबीर उसे नजरों में भरे देखता रहा। वो उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं चाह रही थी, और वो उसे नजरों से ही परेशान करने पे तुला था। आखिर वो उठ खड़ी हुई और कबीर भी खाना फिनिश करके लॉन में चहलकदमी के लिए चला गया। मुक्ता की जान पर बनी हुई थी। जब रश्मिता थी तो उसके वजूद से खौफ आ रहा था, और अब जबकि कोई नहीं था तो वो अकेले कबीर का सामना करने से घबरा रही थी। वो कैसे उसके सामने जाएगी जबकि आज कोई भी नहीं है यहाँ? घबराहट में वो किचन में खटपट करती रही, यहाँ तक कि कबीर रूम में चला गया और वो थोड़ा रिलैक्स होकर काम करने लगी। वो पानी पीकर लाउंज में आ गई और टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गई। वो रूम में जाने से नहीं, बल्कि उसके सामने जाने से घबरा रही थी। वो वहीं अतलेटी सी टीवी देखती रही। जब काफी वक्त बीतने के बाद भी वो कमरे में नहीं आई तो वो बाहर आया था। लाउंज से टीवी की आवाज आ रही थी। वो वहां आया तो देखा कि वो सोफे पर बैठे बैठे नींद की वजह से गिर सी गई थी। ब्लू साड़ी उस पर बहुत खिल रही थी। नींद की वजह से साड़ी ढुलक गई थी और उसकी कमर का हिस्सा दिख रहा था। हाथ में रिमोट था और आंखें बंद किए हुए वो बेतरतीब से सोफे पर थी। कबीर की निगाहें जमकर रह गई थी। सोए हुए जज्बात अंगड़ाई लेकर जाग गए थे। उससे मोहब्बत करता था वो। उसे पाने की तमन्ना करना इतना बड़ा जुर्म ना था, लेकिन वो उसके करीब होने से डर जाती थी और वो खुद को रोक लेता था। वो उसे पाना तो चाहता था, लेकिन खौफ के साए में नहीं, बल्कि उसकी रजा से, मोहब्बत से। उसके करीब आकर उसने रिमोट उसके हाथ से लेकर टीवी ऑफ किया और झुककर उसे बाहों में उठा लिया। उसने कसमसाकर आंखें खोल दी थी। वो उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठाए बेडरूम के जानिब बढ़ गया। छोड़िए, मैं चल रही हूँ। वो घबरा गई थी। इतनी भी भारी नहीं हो तुम, मैं आराम से उठा सकता हूँ, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। उसने उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और मदहोश नजरें उसके चेहरे पर जमाए उसके करीब उसके दोनों ओर हाथ रखकर बैठ गया। वो उसकी आंखों में देख रहा था। जिन लम्हों से वो डर रही थी, भाग रही थी, इस वक्त उन्हीं लम्हों की गिरफ्त में थी। उसने घबराकर नजरें फेर ली थी और बेतरतीब होती सांसों को संभालने की कोशिश में बेध्यानी में अपने होंठ चबाने लगी। डर लग रहा है मुझसे? उसका धीमा मदहोश लहजा उभरा। हाँ, नहीं। वो लफ्जों को संभालने में नाकाम हो रही थी। वो उस पर झुका तो उसने जल्दी से होठों पर हाथ रख लिया। नहीं कबीर, प्लीज। उसके होठों पर पहली बार उसका नाम आया था। वो आंखों में शरारत और चेहरे पर मोहब्बत लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जो आंखें बंद किए हुए एक हाथ होठों पर रखे हुए थी। उसका घबराया अंदाज जानलेवा था। कबीर ने उसका हाथ हटाया तो उसने आंखें खोल दी। तुम जानती हो तुम्हारी आंखें कितना बोलती हैं? वो सब कुछ भी जो तुम नहीं बोलना चाहती, लेकिन तुम नजरें ही नहीं मिलाती, वो शरारत से बोला। उसे और भी ज्यादा खुद पर झुकता देख मुक्ता ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला और जल्दी से उठ खड़ी हुई। आप
आप होश में तो है ना? ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए प्लीज। वो दूसरी तरफ मुड़कर बोली। तुम्हें देखकर होश में रहने का दिल नहीं करता है। उसने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखकर उसकी पीठ को अपने से लगा लिया। वो सिहर उठी थी और इस एहसास को उसने बआसानी महसूस किया था। उसकी गर्म सांसें मुक्ता की गर्दन को छू रही थी। उसने अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वो तड़प कर सीधी हुई। कबीर, आगे कुछ भी कहने से पहले उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। इन खूबसूरत लम्हों को ऐसे जाया नहीं करते। मोहब्बत के एहसास को महसूस करके तो देखो। आपको आज क्या हो गया है? उसका नाजुक जिस्म कांप गया था। कबीर के हाथ शरारत करने लगे थे और उसकी पीठ पर रेंगते हुए उसकी साड़ी के आंचल को हटाने लगे थे। वो शर्म से लाल बचने का कोई रास्ता ना पाकर उसी के सीने में मुंह छिपा गई। उसको कांपते हुए महसूस कर उसने हंसते हुए अपने हाथ हटा लिए थे और उसे अपने से अलग कर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर ऊपर किया था। मुक्ता, तुम्हारी हाँ के बगैर मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना ये बात, फिर क्यों इतना डरी जाती हूँ? आज कमरे में ना आने की वजह भी यही डर था ना कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, है ना? तुम मेरी बीवी हो मुक्ता, कोई स्लेव नहीं कि मैं अपनी मर्जी तुम पर थोपूं। तुम जो चाहती हो मुझसे खुलकर कह सकती हो, लेकिन आज भी तुमने कुछ नहीं कहा। जो महसूस करती हो बताओ ना मुझे। क्या अभी भी मेरे चेहरे में मानो नजर आता है तुम्हें? उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछा। वो अभी भी शर्म से जूझ रही थी। उसने धीरे से उसके हाथ हटाए और फिर से दूसरी ओर घूम गई। नहीं, अब ऐसा नहीं लगता है मुझे, बस डर लगता है। वो धीरे से बोली। किस बात का डर? आपको खोने का डर, आप के दूर हो जाने का डर। मुझे आपकी आदत हो गई है। आपके लिए कुछ अलग सा महसूस होने लगा है। आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर पाना शायद फिर मेरे बस में नहीं रहेगा, इसलिए आपसे दूर रहती हूँ। वो बिना मुड़े बोली। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेहद खुश था और इस बेरुखी का सबब क्या होगा उसने खुद को संभाल लिया। आप आपको मेरे करीब कुछ नहीं, वो बोल नहीं पाई तो जाने लगी। पहले बताओ। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर सामने कर लिया था। उसे शर्म आ रही थी, कैसे बोले वो। बोलो। उसकी शोक नजरें उसी पर थी। क्या आपको मेरे करीब आकर ये एहसास नहीं होगा कि हाँ मुक्ता बोलो, मैं सुन रहा हूँ कि मेरे करीब आपसे पहले भी कोई मुझे किसी और ने इस्तेमाल किया है। वो शर्म से सुर्ख हो गई थी और गर्दन झुक गई थी। शट अप मुक्ता, तुम कोई चीज नहीं हो जो इस्तेमाल की हो, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, ना कभी लगेगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारी हर चीज से। ये फालतू बकवास मत करना आप कभी, समझी तुम? उसने उसे और करीब खींच लिया। लेकिन मुझे ये एहसास चैन नहीं लेने देता है, वो बोली। तुमने कभी उसे प्यार नहीं किया और जबरदस्ती से मुझे नफरत है। तुम मेरे लिए सबसे प्रेसियस हो, मेरी जिंदगी हो, आशिकी हो मेरी। मगर आप, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज तुमसे अपने रिश्ते की शुरुआत से पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में तुमसे पहले एक लड़की थी। मुक्ता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।